हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और जीत कर हारने वाले को बीजेपी कहते हैं। हाँ, लोकसभा चुनाव के नतीजों ने हारे हुए को बाजीगर बना दिया और जीते हुए को बीजेपी बना दिया, क्योंकि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जो है वो हार कर भी कह रहा है कि जी हम बाजीगर हैं, जीता हुआ फील कर रहे हैं, छाती चौड़ी करके कॉलर ऊपर करे घूम रहे हैं। तो वहीं बीजेपी के एक समर्थक कार्यकर्ता जीत कर भी हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। सवाल ये कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? 5 वजह हम आपको बताएंगे जिसके लिए बीजेपी जीत कर भी हार गई। हालांकि गनीमत यह रही कि 2004 में जो हुआ था वो नहीं हुआ, क्योंकि 2004 में बीजेपी ऐसे ही फील गुड शाइनिंग इंडिया वाली कहानी जो थी, बीजेपी तब भी लग रहा था जीत जाएगी और जीत कर हार गई थी। इस बार रह गई है। क्यों रह गई है वो तो वजह भी बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी अब जब बैसाखी के सहारे चल रही है और नीतीश कुमार और टीडीपी की तरफ टकटकी लगाकर ये समझ रही है कि आप साथ हैं ना, और नीतीश जी कह रहे हैं नहीं हम तो सबके हैं, उन सब के बीच में वो 5 वजह जिससे बीजेपी की जीत कर हार गई। सबसे पहली वजह बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस। बीजेपी के हार की सबसे बड़ी वजह ओवर कॉन्फिडेंस है। वो मानकर चल रहे थे कि 400 पार है और ऐसा लगा कि अब की बार 400 पार का नारा बैकफायर कर गया। राम मंदिर के बाद जो माहौल बना था, मोदी सरकार को लगा कि शायद जनता में कोई नाराजगी नहीं है और अति आत्मविश्वास का शिकार हुई और इस वजह से उन्हें झटका लगा। यह आलम तब है जब बीजेपी मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में शानदार प्रदर्शन कर रही है, यहां तक कि केरल में भी सीट खाता खोल कर आई है। लेकिन इसके बावजूद यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल में झटका लगा और इस वजह से अब की बार 400 पार के नारे में उनकी सीटें काफी घट गई। एग्जिट पोल के साथ साथ बीजेपी को भी एक बड़ा झटका यहां पर लगा। बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि सबके लिए कुछ ना कुछ उन्होंने दिया है, लेकिन इसके बावजूद कहानी जो है वो शायद उनके फेवर में नहीं आई और उसके पीछे वजह उनका ओवर कॉन्फिडेंस था, उनके नेताओं का गुरूर, अभिमान और वो ओवर कॉन्फिडेंस जिसका जिक्र बार बार हम कर रहे हैं, जिसके चलते शायद जमीन पर उतनी मेहनत नहीं हुई या कार्यकर्ताओं को वोट डलवाने वो नहीं पहुंच पाए। एक दूसरा, राम मंदिर मुद्दे का ऐसा लगता है कि बिल्कुल फायदा नहीं मिला, क्योंकि अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद यह पहला लोकसभा चुनाव था। सदियों के इंतजार के बाद मंदिर निर्माण का सपना पूरा हुआ। 22 जनवरी को धूमधाम से प्राण प्रतिष्ठा हुई। उस वक्त यूपी समेत देश भर में जिस तरह का माहौल था, बीजेपी को लगा था फायदा होगा, लेकिन बीजेपी को इसका फायदा नहीं हुआ। यहां तक कि बीजेपी अयोध्या में भी हार गई। बीजेपी शौक है कि यार ऐसा कैसे हो गया कि अयोध्या में भी हम हार गए, लेकिन ऐसा लगता है कि यूपी में खासतौर पर एक नाराजगी थी और कैंडिडेट से नाराजगी उनकी बड़ी वजह बनी। तीसरी वजह, आरक्षण संविधान खतरे में है का विपक्ष नैरेटिव। विपक्ष ने लगातार कोशिश की कि आरक्षण खत्म होगा, संविधान खत्म हो जाएगा। इस डर को विपक्ष लोगों के मन में घर करवा गया और इसी वजह से बीजेपी को लेकर एक माहौल बन गया कि बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो तानाशाही आ जाएगी, आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। बीजेपी इसीलिए 400 प्लस सीटें चाहती है ताकि संविधान को बदल सके, आरक्षण को खत्म कर सके। अखिलेश, राहुल या तमाम सोशल मीडिया पर जो लोग थे वो बार बार ये कहते रहे कि 400 पार मतलब संविधान को थैंक यू सो मच, टाटा गुड बाय। ऐसा लगता है कि इस नैरेटिव से बीजेपी निकल नहीं पाई और ये भी हार की एक बड़ी वजह जो है वो बन गई। इसके बाद अग्निवीर वाली अग्निपथ स्कीम और पेपर लीक से युवाओं में नाराजगी। बीजेपी के प्रदर्शन में गिरावट की एक बड़ी वजह जो थी वो यूपी में युवाओं की नाराजगी थी। एक तो अग्निवीर स्कीम जिसको लेकर विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बनाया, और दूसरा लगातार नकल, पेपर लीक होना, बेरोजगारी, ये युवाओं को बड़ा परेशान कर रहा था। सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी भी इसमें बड़ी वजह थी। यूपी में चुनावी साल में कई बार पेपर लीक हुए। पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ, यूपीएससी ARO परीक्षा पेपर लीक हुआ, और इन तमाम पेपर लीक को लेकर विपक्ष ने आक्रामक होकर बीजेपी को घेरा और इसका असर यह रहा कि बीजेपी को मुसीबत का सामना करना पड़ा। इसके अलावा टिकट देने में गड़बड़ी एक बड़ी वजह थी। पीएम मोदी के नाम पर खाली कैंडिडेट जीत नहीं सकते थे। टिकट में योगी आदित्यनाथ की नहीं चली, योगी आदित्यनाथ को पीछे किया गया, जिसको लेकर विपक्ष ने एक परसेप्शन बनाया कि अगर 400 सीटें आ गई तो योगी जी जो हैं वो थैंक यू हो जाएंगे, मोदी जी अकेले छाएंगे, और इस वजह से भी बीजेपी का इंटैक्ट वोटर जो था वो खिसक गया और मोदी जी के दम पर अकेले चुनाव में जितना हो सकता था हुआ, बाकी मामला गड़बड़ा गया। मायावती का भी इनडायरेक्टली इधर सपोर्ट कर देना गठबंधन को, वो भी इनको नुकसान कर गया। बीजेपी का मुसलमानों को लेकर पसमानदा कार्ड जो था वो भी फेल हो गया, क्योंकि मुसलमानों को आकर्षित करने के लिए बीजेपी ने तमाम वेलफेयर स्कीम चलाई थी, लेकिन शायद ये स्कीम जो है ये
फ्लॉप हो गई और जिस तरह से बीजेपी ने 2019 में 64 सीट जीती थी, उसके आसपास बीजेपी नहीं भटकी, इस वजह से कहानी गड़बड़ा गई। एक और बड़ी वजह वो थी यूपी में दो लड़कों की जोड़ी इस बार सुपरहिट थी। 2017 में दो लड़के आए थे, लेकिन तब इनकी जोड़ी फ्लॉप हो गई थी। इस बार कहानी अलग थी। इस बार कहानी अलग इसलिए थी क्योंकि इस बार बेहतर टैक्टिक थी, बेहतर संतुलन था, एंटी इनकम्बेंसी थी और जो प्रलोभन देने वाली बातें थी वो भी शानदार थी। जो स्कीम्स कांग्रेस कह रही थी वो भी शानदार थी। महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देने, खटाखट गरीबी मिटाने जैसे दावे किए गए। जनता को संविधान खत्म होने, आरक्षण खत्म होने में तानाशाही के डर दिखाए गए। बीजेपी हटाओ देश बचाओ के नारे दिए गए और इसका असर पड़ा और इसी वजह से बीजेपी जीत कर भी हार गई, क्योंकि बीजेपी की सीटें पिछली बार के मुकाबले काफी कम हो गई। क्या बीजेपी की सरकार 5 साल चल पाएगी? क्या टीडीपी और नीतीश कुमार एक साथ नजर आएंगे? देखने वाली बात है। फिलहाल आपको बीजेपी की इस जीत में जीत नजर आती है या हार नजर आती है? और क्या इंडिया गठबंधन 5 साल में कभी भी सरकार बना पाएगा? व्हाट्स योर टेक? प्लीज डू कमेंट।